Hello everyone, my name is Raghav Bhatia and recently I have cleared my CFA L1 exam with more than 90 percentile and securing more than 70% in all 10 topics. So first of all, thank you so much sir, because of your guidance and the support I achieved this 90 percentile, more than 90 percentile score. So let's talk about my preparation strategy. So I started with the topics like fixed income, derivatives, then moving on to the QM and portfolio management. So basically यही strategy थी कि एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल वाला टॉपिक, दो टॉपिक एट अ टाइम में उठाता था, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। एंड लास्ट के अंदर मैंने इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स उठाया था, सबसे लास्ट में जब पूरे 8 टॉपिक हो गए थे। क्योंकि इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स ना, आप देखो, आप अगर आप पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स बाकी 8 टॉपिक्स के मुकाबले इंटरकनेक्टेड नहीं है। बाकी 8 टॉपिक्स तो मतलब हम पढ़ेंगे, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, ये सब एक तरह का इंटरकनेक्टेड है, वही सब बातें होंगी। बट इकोनॉमिक्स एंड एथिक्स में थोड़ा सा अलग था, तो इसलिए मैंने उसको लास्ट में उठाया था। एंड एथिक्स पर मेरा मेन फोकस था, क्योंकि एथिक्स मतलब मैंने काफ़ी सुना था कि नहीं भाई बहुत मुश्किल होता है, नहीं कर पाएंगे, मतलब बिल्कुल ठीक हो, सारे ठीक तो हो ही नहीं सकते। तो एथिक्स को कॉन्कर करने का एक ही तरीका जो कि सर ने गाइडेंस दी थी कि वो है क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन। तो मतलब मैंने एथिक्स के लेक्चर्स देखे, सर के जितने भी लेक्चर्स थे वो सारे देखे, एंड उसके बाद बस क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस भी ये नहीं कि मतलब कि कोई क्वेश्चन करा तो उसमें A B C D ऑप्शन है तो B चूज करके आगे निकल गया, ये ऐसे मैं नहीं करता था। बट सर ने जो गाइडेंस दी थी इस बारे में वो मैं शेयर करना चाहूँगा कि आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे आप 5 कर रहे हो चाहे आप 10 कर रहे हो, मेन है कि अगर आप क्वेश्चन करके उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं ना, मतलब फिर वो टॉपिक बिल्कुल आपके ब्रेन में रिटेन हो जाएगा। तो एथिक्स को मैंने पूरा ऐसे ही किया था, हर कोई भी क्वेश्चन, मतलब मैं 5 क्वेश्चन भी कर रहा था, 3 क्वेश्चन भी करता था, जितने भी क्वेश्चन करता था इस टाइम पे मैं उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ता था। एंड पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ने से क्या हो जाता है कि आपको वो टॉपिक रिवाइज भी हो जाता है और वो बार बार उस टॉपिक को, मतलब इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ के वो स्टैंडर्ड्स आपको दिमाग में आ जाएंगे। और ये हैबिट मैंने हर चैप्टर के लिए लगाई थी, ना कि एथिक्स में। मतलब मैंने ये हैबिट स्टार्टिंग से ही अपने, जब मैंने CFA L1 चालू किया था, कोई भी क्वेश्चन करता था एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़नी, चाहे वो 1 लाइन की हो चाहे 2 लाइन की हो, जितनी भी लाइन की हो वो जरूर पढ़ता। दूसरी जो मैं एक पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि ऑडियो समरी से रिलेटेड मैंने ऑडियो समरीज बनाई थी हर एक क्लास की। मतलब जैसे कि मैं एक वीडियो लेक्चर अटेंड करता था, सर का वीडियो लेक्चर देखा, देन उसी टाइम में सर का एक बार नोट्स को पढ़ लेता था, एंड उसी टाइम फिर मैं मतलब 2 से 3 मिनट या फिर 5 मिनट की मैक्सिमम एक ऑडियो समरी बना लेता था। क्योंकि वो चीज़ उस टाइम तो अच्छी तरह आ जाती थी, बट 10 दिन बाद 20 दिन बाद वो चीज़ भूल जाती थी। इसीलिए मैंने ये हैबिट स्टार्टिंग से ही करी थी कि कोई भी वीडियो लेक्चर देखा, देन उसके बाद सर के नोट्स पढ़ लिए उसी टाइम में, एंड उसके बाद ये 5 मिनट की या 2-3 मिनट की अपनी एक ऑडियो समरी बना ली। और ये मेरे को काफ़ी हेल्पफुल रही थी लास्ट के अंदर जब मैं रिवाइज करने बैठा था। एंड तीसरा जो मैं पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो है मॉक टेस्ट। मतलब मॉक टेस्ट तो मैं काफ़ी उस पर एम्फोसाइज करना चाहूँगा, क्योंकि मॉक टेस्ट से मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई थी लास्ट में। मैंने सारे वीडियो लेक्चर्स देख लिए, सर के क्वेश्चंस, जो सर क्वेश्चंस देते हैं आपने वो सब कर लिए, कैंडिडेट रिसोर्स वगैरह कर लिया। अब थी मॉक टेस्ट की बारी, तो मैंने लास्ट के जो 2 महीने थे, मतलब वो मैंने प्रॉपर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट पे ही दिए हैं। मॉक टेस्ट, और वो भी मॉक टेस्ट सर के करना तो मतलब बहुत ज़रूरी है, मैं ये कहना चाहूँगा। क्योंकि सर के मॉक टेस्ट का लेवल ना बहुत थोड़ा सा मतलब मेरे को हार्ड लगता था, क्योंकि जब मैंने पहला मॉक टेस्ट दिया था तो मैं अपना जो पहला मॉक टेस्ट था वही पूरा नहीं कर पाया था, टाइम से ही पूरा नहीं कर पाया था। तो मेरे को यहाँ से पता चला कि मेरा टाइमिंग इशू है। फिर मैंने दूसरा मॉक टेस्ट दिया तो मैंने टाइमिंग को सुधारा, पर कुछ टॉपिक्स मेरे वीक थे, फिर मैंने उन टॉपिक को सुधारा। ऐसे करते करते 4 मॉक टेस्ट सर के होते हैं, तो 4 मॉक टेस्ट मतलब वो देना तो बहुत ज़रूरी है। और मैंने 4 मॉक टेस्ट दिए थे, और 4 मॉक टेस्ट देने के बाद फिर मैंने स्क्वाइजर का मॉक टेस्ट दिया, फिर मैंने CFA इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट दिया। तो ऐसे करते करते 10-12 मॉक टेस्ट दिए, और मैं मतलब बता नहीं सकता कि 10-12 मॉक टेस्ट देने से जो मेरी एक टाइमिंग भी सेट हो गई। मेरा 9 से 2:30 पेपर था, मैं 9 से 2:30 पूरा का पूरा एकदम एग्जैक्ट एक कमरा लॉक करके पूरा बैठ जाता था। और 9 मतलब जितना टाइम होता था, 2 आवर्स 15 मिनट का एक सेशन, देन फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर सेशन 2।
तो मैं ये कहना चाहूँगा मॉक टेस्ट पर मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट एम्फोसाइज है कि आप मॉक टेस्ट तो जरूर करिए, और सर के मॉक टेस्ट तो मतलब बिल्कुल ही करिए, क्योंकि सर के मॉक टेस्ट का लेवल भैया थोड़ा सा हाई है। क्योंकि अगर वो मॉक टेस्ट अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, मतलब ये तो पक्की बात है कि आपका पेपर बहुत अच्छे से होगा। सो यही मेरी 3 पॉइंट्स थे कि एक ऑडियो समरी और मॉक टेस्ट पर जोर था, और एक आप एक्सप्लेनेशन जरूर पड़ी आंसर्स की। बाकी वीडियो लेक्चर्स तो सर के मतलब एकदम टॉप क्लास के हैं। सर बहुत इन डेप्थ के अंदर एकदम टॉपिक को समझाते हैं, और सर के नोट्स भी बहुत बढ़िया होते हैं। सो यही है। थैंक यू सो मच, वंस अगेन थैंक यू सो मच सर।